नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अब तक 12 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 13 पार्ट 13। जो क्वेश्चंस अब होने वाले हैं वो समझ लीजिए काफ़ी टफ होंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सीजीएल के लिए। ऐसे सवालों की जो ट्रिक्स होंगी वो भी हल्की थोड़ी हो सकता है लंबी हो, लेकिन आपको जो मैं समझाऊंगा, जो समझाने का तरीका होगा मेरा, वो इतना अच्छा होगा कि आपके दिमाग में एकदम वो तरीका बैठ जाएगा और आप उसको पेपर में जब लगाएंगे तो आपका कम समय में ही सवाल वो हो सकेगा। बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 3 महीने के बाद पेपर शुरू हो जाएगा होना, तो मैं चाहता हूँ कि कोर्स तब तक कंप्लीट हो जाए। आप लोग भी लगातार पढ़ाई करते रहिए, निरंतर, बिल्कुल भी गैप मत दीजिए। इस बार एसएससी पार करना ही है। देखिए आज का सवाल, ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय का अनुपात 16 और 25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात क्रमशः 4, 7 है और 5, 3 है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 43,000 रुपये है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। अंतिम ईयर का मतलब पास्ट ईयर की इनकम दी हुई है 16 और 25। देखिए क्या तरीका है इसको करने का। ये पास्ट ईयर का है, इधर लिख लेते हैं हम पास्ट ईयर 16:25। ठीक, पास्ट ईयर कह लीजिए या फिर लास्ट ईयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको लास्ट ही कह लीजिए आप लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लास्ट ईयर की ये ए की है, ये बी की है। ओके, अब बोला गया है ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात 4:7 है। यानी कि जो लास्ट ईयर है ये, और ये क्या है, करंट ईयर। करंट ईयर, ठीक, यहाँ पे केवल ए लिख लेते हैं, ए। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं ए बी। यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट ईयर, यहाँ पे लिख लेते हैं करंट ईयर। ठीक, तो लास्ट ईयर का 4 है और 7 है, बी का क्या है, 5 है और 3 है। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा कि ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर। तो ए की क्या है, अंतिम ईयर की यानी कि लास्ट ईयर की 4 है, वर्तमान ईयर की क्या है, 7 है, और बी की 5 है और करंट क्या है, 3 है। तो अगर ये जो रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अंतिम ईयर ए और बी का, ठीक, यहां से ए कितना है, लास्ट ईयर का 16 है, बी कितना है, 25 है, तो हम इन रेशियो को भी इस रेशियो के बराबर लाएंगे, और वो भी कौन से पार्ट को, लास्ट ईयर के पार्ट को। लास्ट ईयर की जो इनकम है उस रेशियो को हम बराबर करेंगे। लास्ट ईयर के लिए इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, और बी की 25 बनाने के लिए आए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। आप लोग सहमत होंगे, ये हो जाएगा 16:28, 4 × 7 = 28, ये हो जाएगा 25:15। समझ में आया क्या। ये लास्ट ईयर का, ये करंट ईयर का 28, लास्ट ईयर का 16, तो ए का क्या आ गया, 16, लास्ट ईयर बी का 25, बी का क्या आ गया, 25, करंट का कितना आ गया, 15। अब बोला गया है कि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 43,000 रुपये दिया है। इन दोनों की वर्तमान यानी प्रेजेंट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का हमें क्या दिया है, योग दिया है। तो करंट ईयर आप देख रहे हैं, ए की कितनी है, 28, बी की कितनी है, 25, तो 15, बी की कितनी है, 15, ए की क्या है, 28, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 43, 8 × 5 = 13, 2 3 1 4। इस 43 का ही मान हमें कितना दिया है, 43,000 दिया है। एक का मान कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। आपको यहां तक दिख रहा है क्या नीचे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जी हाँ, दिख रहा है आपको नीचे तक। तो देखिए एक का मान क्या आ गया, 1,000। अब हमें पूछा गया था तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। वर्तमान आय, करंट ईयर की आय पूछा गया है। तो ए की क्या हो जाएगी, 28 का मान 28,000, यहां पे लिख देते हैं, ऊपर ना लिख के। एक का मान क्या आ गया, 1,000, तो ए की क्या आ जाएगी, 28 का मान 28,000, और बी की करंट क्या है,
15 का मान क्या आ जाएगा? 15,000। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग कि ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय का अनुपात 16 और 25 था। अंतिम ईयर यानी कि लास्ट ईयर का अनुपात। ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात 4:7 था। ए का 4 था लास्ट ईयर का और करंट का क्या था? 7। बी का लास्ट और करंट का क्या था? 5 और 3। तो इन लास्ट ईयर को हमने क्या किया? उस रेशियो से मैच करने के लिए ए को 4 से और बी को 5 से गुणा किया, तो करंट क्या आ गई? 28 और 15, जिसका योग दिया था 43,000। 43 की वैल्यू 43,000, ए की क्या आ जाएगी? 1,000। तो 28 की 28, बी की 15,000। यही क्या इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ सवाल है। ए बी सी 3 आदमी अपनी आय का 78, 70, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 11:9:8 है तथा इनकी आय का जो योग दिया है वो 39,000 दिया है। तो इनकी अलग अलग आय बताओ। देखिए बहुत सिंपल है कि 100% अगर आय माने और उसमें से कोई व्यक्ति 78% खर्च कर रहा है तो आपको पता है वो बचा कितना रहा होगा? 22%। क्लियर? तो यहाँ पे जो ए बी सी जो सेविंग परसेंटेज है वो 22% है, 30% है और 20% है। और जो इनका रेशियो दिया हुआ है 11, 9 और 8 है। अगर इस रेशियो को हम 10 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इनकी 1% का मान निकल के आएगा। ये 110 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो 22 पंजे कितना होता है? 110, 30 तियाँ क्या होता है? 90, 20 चौक क्या होता है? 80। अब ये जो 1% आया है, ठीक, ये इनकी इनकम का 1% है। तो जो रेशियो 100% हम माने हैं वो उसका 1% क्या होगा? दोनों सेम होंगे। ये लाइन आप लिख लीजिए कि इनकी इनकम की 1% की वैल्यू जब हम निकाल दें तो इनका जो 100% का मान है रेशियो में वो क्या होगा? सेम होगा। इनका इनकम का 100% रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो यही क्या होगा? इनकी इनकम का रेशियो होगा। जो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो बच्चों आज की बजाय आप जो पिछले क्लासेस मैंने कराई हैं उनके वीडियोस देखें और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे परसेंटेज में भी मैंने कराए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स मैंने बताई हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली वीडियोस भी आप देखिए। आज से जुड़ के आप लोग हड़कंप मत मचाइए कि ये क्या करा दिया। एकदम सही सवाल है, सही ट्रिक है, सही मेथड, बस आप लोग पिछली वीडियोस जरूर देखें। 5, 3, 8, 4, 12 ये इनका योग कितने के बराबर दिया था? 39,000 के बराबर दिया था। 12, एक का मान कितना आ जाएगा? 12 तियां 36, 3,250। 5 का मान कितना आ जाएगा? 16,250। 4 का मान कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 13,000। 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 तियां 9, 9,000। 25 तियां 75, 750। ये क्या आ जाएगा? तीनों की इनकम का वैल्यू यानी कि इनकी आय आ जाएगी कितनी? 5 यानी ए की आय कितनी आ जाएगी? 16,250। बी की कितनी आ जाएगी? 13,000। सी की कितनी आ जाएगी? 9,750। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त था। नोट करिए, फिर एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ए बी सी 3 आदमी अपनी आय का 78%, 20%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 11:9:8 है। इनकी आय का कुल योग कितना दिया था? 39,000 रुपये दिया था। तो इनकी अलग अलग आय बतानी थी।
तो 100 में जब हम 78% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो सेविंग कितनी थी, 22 दी थी, 30। ये क्या है, इनकी इनकम का रेशियो है। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। यदि कच्चे माल 2 बार लिख दिया गया है यहाँ, उसको छोड़ दीजिएगा, कि कीमत 5 से 12 बढ़ जाती है और विनिर्माण लागत 4 से 5 बढ़ जाती है। विनिर्माण ये लागत क्या होती है कि कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं अगर किसी कंपनी में, तो हमें पहले कच्चा माल लाना होता है, ठीक, फिर उसको बनाया जाता है, फिर वो क्या होता है, जो एक्चुअल जो मार्केट में बेचने लायक माल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल कीमत जो उसकी डिसाइड होती है वो होगी मूल कीमत। जो प्रॉपर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, चाहे कोई भी सामान आप लीजिए, पैकेट ऑफ चिप्स ही लीजिए, चाहे कुछ भी आप लीजिए, तो वो कंपनी में हमेशा क्या होता है, एक कच्चे माल के रूप में होता है। उसको फिर से बना बना के आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, जिसकी कीमत जो रखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल कीमत। तो किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो मूल कीमत है वो क्या है, जो कच्चा माल है उसका 3 गुना है, ठीक, उसका क्या है, ये 3 गुना है। अब यदि बोला जाए कि यदि प्रारंभिक, और प्रारंभिक ही इसको मान के चल रहे हैं, ठीक, कीमत 60 रुपए थी, प्रारंभिक कीमत क्या थी, 60 थी, तो आपको पता है कि 60 तभी आएगा जब 20 का 3 गुना किया जाएगा। और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिससे 3 गुना करने पे 60 आ जाए। केवल 20 ही वो वैल्यू है जिसका 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो मूल कीमत है, मूल कीमत, और यहाँ पे जो कच्चा माल है और जो निर्माण लागत है, कच्चा माल प्लस कर लीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए, प्लस ही कर लेते हैं, विनिर्माण लागत, यानी कि उसको जो कंपनी में फिर से बनाया जाता है वो क्या है, देखिए वो 5 से 12 बढ़ रही है और ये 4 से 5 हो रही है, ठीक, इतना हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मूल कीमत हम कितनी लें, 60 लेके चलें, क्या लेके चलें, 60 लेके चलें, और कच्चा माल आपको पता है इस 5 और 4 को थोड़ा नीचे लिख लीजिए, 5 4, ये ऐसे बढ़ रही है, ठीक। तो कच्चा यहाँ पे कितना आया, 20 आया, तो आपको पता है कि विनिर्माण कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक। इसमें ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे और कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं है जिससे आप इस सवाल को कर सकें। आपको हर चीज मान के ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि केवल एक चीज आपको दी है कि प्रारंभिक कीमत 60 रुपए थी, बाकी सब रेशियो में दिया हुआ। तो प्रारंभिक कीमत 60 थी और कच्चे माल का 3 गुना थी, तो कच्चे माल का 3 गुना यानी कि कच्चे माल की कीमत हमें 20 रुपए ही माननी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं। और आप जानते हैं कि 20 ही आएगा, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि जिसको 3 से गुणा करें तो क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो यहाँ पे कच्चा माल क्या था, 20 था, मूल कीमत क्या थी, 60 थी, विनिर्माण कीमत यहाँ से क्या आएगी, 40 आएगी। अब जो देखिए ये क्या था, प्रारंभिक था, क्या था, प्रारंभिक, ठीक, शुरुआती कीमत कह लीजिए, प्रारंभिक कीमत कह लीजिए। तो ये देखिए ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है, ठीक। तो 5 से अगर ये 4 गुना है तो फिर ये 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, ऐसे कर लीजिए, ठीक। और ये अगर इससे कितना है, 10 गुना है, तो ये इसका 10 कितना हो जाएगा, 50, कितना आ जाएगा, 50। तो 48 और 50 क्या आएगी, इसकी बाद की कीमत आएगी, अंतिम कीमत आएगी। अब बोला गया है कि हमें अंतिम कीमत बताइए, तो अंतिम कीमत जो मूल कीमत है उसकी बात कर रहा है, तो 48 प्लस 50 क्या हो जाएगी, 98 क्या हो जाएगा आंसर, और 98 क्या हो जाएगी, बाद की मूल कीमत हो जाएगी, ठीक। यही क्या है सवाल का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज परेशान करने वाली थी, लेकिन आपको पता है कि आप भी थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अगर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं था।
हल्का सा केवल कैलकुलेटिव में नहीं था, हल्का से जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी अजीब थी। तो अंतिम कीमत क्या निकल के आई, 98 रुपये। पहले 60 थी, कच्चे माल की 20 आई, 40 आई, ये 5 से कितना है, 4 गुना है, ये 40 4 से कितना है, 10 गुना है, तो ये 4 गुना 48 हो जाएगा, 5 का 10 गुना 50 हो जाएगा। इन दोनों का मिला के मूल कीमत आएगी, आखिरी मूल कीमत कितनी आ जाएगी, 98। 98 आंसर है इस क्वेश्चन का। नोट करिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल भी डाउट में ही ना रहें, या फिर ऐसा आपको लगे कि हाँ सवाल पूछा गया नहीं है या फिर आने की संभावना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आ भी सकता है। गर्मी होने लगी है, पंखा केवल इस वजह से नहीं चला रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने में क्या होता है, आवाज़ आती है। तो क्वेश्चन नोट करते वक्त पंखा चला लेते हैं ताकि तब तक पसीना सूख सके, और जब तक सवाल कराते हैं तब तक पसीना फिर आ जाता है। ठीक, इसी को मेहनत करते हैं, मेहनत कहते हैं किस चीज़ को, इसी चीज़ को। बढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ए, बी और सी की आय का अनुपात 11, 9, 13 है तथा इनके खर्च का अनुपात 2, 3, 4 है। बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो ए, बी, सी की बचत का अनुपात क्या है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त। आपको लग रहा होगा बहुत सरल है, बहुत सरल है, करके दिखाइए। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए गुरु, ये ए अपन बी और ये सी, इसका 11, इसका 9, इसका 13। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इनके जो ये क्या है, इनकम, इनकम, इनका एक्सपेंडिचर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्या निकल गया है, एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च। आपको पता है कि इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो सेविंग निकल के आता है, यानी कि आय में से जब हम खर्च माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। ठीक, आय अगर 100 रुपये है, आपने खर्च कितना कर दिया, 10, तो कितना बचा आपके पास, 90 रुपया बचा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो बी की आय कितनी थी, 9, 9 पे 3 बचा रहा है वो, यानी कि 3 रुपये वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अपनी आय का 1/3 बचाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बचाता है। बचत कितनी कर रहा है, 3, तो खर्चा कितना होगा उसका, 6 रुपये होगा भाई। 6 रुपये होगा, तभी 6 और 3 मिला के क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे, यानी कि इनकम बनेगी। बोलिए, और एक्सपेंडिचर रेशियो में कितना दिया हुआ है हमें, 3 दिया है बी का। एक्सपेंडिचर जो रेशियो मान है वो कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक, बल्कि होना कितना चाहिए था, एक्सपेंडिचर 6 होना चाहिए था, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि बी अपनी आय का 1/3 क्या करता है, बचाता है। तो इनकम अगर 9 माने तो कितना बचाएगा, 3 रुपये बचाएगा, और कितना खर्च करेगा, 6 रुपये। तो इस 6 रुपये को खर्च बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, तो सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग यानी कि बचत कैसे निकलेगी। तो इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो सेविंग निकल आएगी, 7 आएगी। ठीक, 9 में से 6 गया, 3 आ जाएगा, 13 में से 8 गया, 3 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आया, बचत, सेविंग का रेशियो आ गया 7, 3 और 5। 13 में से 8 जा रहा है ना, 13 में से 8 गया 5, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। केवल इसी लाइन की वजह से ही ऐसा आंसर आप निकाल पाएंगे। अगर ऐसी लाइन ना दिया हो तो आपको ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि रेशियो कैसे निकलेगा। रेशियो पे ही बात हो रही है, तो रेशियो पे जब बात होगी तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको कि ऐसे कैसे आंसर निकाले जा सकते हैं। नोट करिए सवाल को एक बार फिर से, उसके बाद बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए फिर से एक बार, ए, बी और सी की आय का अनुपात 11, 9, 13 था तथा इनके खर्च का अनुपात 2, 3, 4 था। एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। मैं बोल रहा हूं तो हिंदी वाले बोल पे लिख लें, वरना
इंग्लिश वाले के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। उसकी आय कितनी थी? 9 थी, तो 9 का 1/3 3 बचाएगा, तो यानी कि खर्च कितना कर रहा है? 6। और रेशियो में खर्च कितना दिया था? 3 दिया था। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो सबको करना पड़ेगा। 4 6 8, ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्चुअल। ठीक, तो 11 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 7 बचत आ जाएगी, 9 में से 6 जब घटाएंगे 3 बचत आएगी, 13 में से 8 जब घटाएंगे तो 5 बचत आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। ये था ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, पिछले सवाल से ये सवाल और भी ज़बरदस्त है क्योंकि ये टफ है। ये क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा टफ है, इसलिए घड़ी वड़ी उतार देते हैं। इसमें समझाना बहुत है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ए बी सी की आय का अनुपात 7 9 12 है। आय का अनुपात 7 9 12 है। क्या? इनकम का अनुपात। पहले आप ये देखिए कि ये अपनी आय का जो आय है इसकी, उसका 1/4 क्या करेगा? सेविंग करेगा, बचाएगा। तो यहाँ कुछ एक्सपेंडिचर भी करेगा। ठीक, इतनी चीज़ें हमने पहले लिखी। अब आय यहाँ पे 7 के अनुपात में दी है। आप खुद जानते हैं कि अगर अनुपात जो है वो कट ना रहा हो या गुणा ना हो रहा हो तो हम उसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जिससे वो भाग भी हो जाए, गुणा भी हो जाए और कैलकुलेशन हमारी क्या हो? आसान हो जाए। ठीक, लेकिन अभी और रुकिए। इनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात 8 9 15 दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। तो हमें क्या निकालना है? सेविंग निकालनी है। सेविंग का रेशियो बताना है, इनके बचत का अनुपात बताना है। ठीक, तो देखिए पहले तो 8 और 7 एक ऐसे नंबर हैं जो आपस में इन पे कॉमन एक ही चीज मिलता है, वो क्या है? 56। ठीक, 8 7 56, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि 7 और 8 के टेबल में दोनों एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे पहले तो 56 अगर हम लिख देंगे तब भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि 56 का 1/4 यानी कि 14 वो क्या कर देगा? बचत कर देगा। एक्सपेंडिचर 42 हो जाएगी। तो 42, इसको 42 बनाना कठिन है भाई। ये भी खर्च का अनुपात दिया है, एक्सपेंडिचर 42 हो जाएगा, 14 42 56 हो जाएगा। तो इसको 42 बनाना टफ है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको तो हमने किया किससे? 8 से। पहले किससे गुणा कर दिया? 8 से, इन सब को ही। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 1/4 की बात कर रहा है, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 4 से भाग तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ 4 का मल्टीपल भी होगा। भाई कोई नंबर किसी का जैसे 6 है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो 6 3 से भाग भी होगा और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तभी वो उससे भाग होगा। तो इसको और भी किससे कर देंगे? 4 से गुणा। तो ये कितना हो गया? टोटल 32 हो गया। तो 32 से इसको गुणा करिए तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 22, 224 आ गया। 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 1 28, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 और 2 38, 384। इतनी चीजें आई। इतना दिख रहा है आपको एकदम साफ? कोई दिक्कत किसी भी टाइप की? ठीक, ये अपना क्या आया? इनकम आया। अब यहाँ पे आप कर लीजिए कि 224 अगर उसकी क्या थी? इनकम थी। 224 क्या थी? उसकी इनकम थी। ठीक, 224, तो वो उसका 1/4 क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो 224 का 1/4, 4 5 20, 4 6 24, 56। तो 56 में 224 में जब हम 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 168। ठीक, 8 6 14, 6 5 11, 1 12, 1 और 1 2। ठीक, तो 168 एक्सपेंडिचर है, और यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है? 8 है। तो 168 से जब हम 168 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 से, यानी इस नंबर को गुणा करना पड़ेगा। तो ये 168 बन जाएगा। ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बन जाएगा। ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 31 बन जाएगा। ये सेविंग नहीं है, इसको पहले लिख दिया। ये एक्सपेंडिचर एक्चुअल आया जो उसने किया। अब सेविंग का जो रेशियो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं इस बार।
वो 224 में जब हम 168 घटाएंगे तब अभी आपको घटा के दिखाया कितना आ जाएगा 56, ठीक। 288 और 189 तो इसमें कितना आ जाएगा 99, ठीक। 9 9 18, 9 8 17, 1 28, ये कितना आ जाएगा 15, 9 5 14, 6 7 1 8। तो ये अपना क्या आया, सेविंग का रेशियो आया। यही क्या है, आंसर है कि ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, तो 56, 99 और 69 क्या होगा, बचत का अनुपात होगा। थोड़ा जटिल था क्वेश्चन, जटिल नहीं था, इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी जटिल थी, बहुत ही लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं। ए बी और सी की आय का अनुपात 7 9 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8 9 15 है। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात पूछा गया था। तो ए बी सी की बचत का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक ऐसा मल्टीपल हमें खोजना होगा जो 4 का भाग जिसमें लग सके और 4 का जो मल्टीपल भी हो। तो पहले तो इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर मान लीजिए 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूना 14 और 2 यहाँ बच गया, 7 चौक 28, ये 24 हो जाता, ठीक। यानी कि इसको किससे करना पड़ेगा था, 3 से करना पड़ता। तो 8 से पहले इसको गुणा किया, अब जो 4 से कटेगा वो साथ ही साथ 4 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि गुणा भी उससे होगा। तो इसको 4 से किया तो टोटल 32 हो गया, 224 ही आ गया। ये 32 से 9 से मल्टीप्लाई हुआ 288 हो गया, 32 को 12 से किया 384 हो गया। अब ए क्या था, 1/4 बचा रहा था अपनी आय का, तो 56 आया, तो 56 क्या था उसने बचाया। खर्चा कितना दिया 168, और यहाँ खर्चा रेशियो में कितना दिया था 8। तो 168 के लिए 21 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, 168 189 315 आ गया। अब आप जानते हैं कि जो बचत होती है, आप जानते हैं जो आपकी आय होगी उसमें से खर्च आप जब माइनस कर देंगे तो आपकी बचत आ जाएगी। इनकम यदि 100 रुपये है, खर्च यदि 10 रुपये है, तो 90 रुपया आपकी जेब में बच गवा बाबू, बहुत कम खर्च है। समझ में आ रहा है। तो सेविंग का रेशियो 56, 99, 69, यही क्या है, सवाल का आंसर है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग गई इन सवालों को समझाने में। एक बार आप लोग फील्ड नोट कर लीजिए। लाइट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आ रही है, कम कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी गर्मी है आज। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी सवाल इस क्लास में मैंने कराए हैं वो सारे आपको समझ में आएंगे, किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही और सवाल होंगे, लेकिन अब क्या होगा, टाइप चेंज हो जाएगा। अब पैसे और रुपयों पर सवाल आएंगे कि एक बैग में अगर इतने पैसे हैं, एक बैग में अगर इतने रुपए हैं, और उन रुपए के जो सिक्के हैं 50 पैसे के हैं, 1.5 रुपए के हैं, 1 रुपए का है, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है। ऐसे सवाल अब आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचे और वो लोग भी ऐसी नई ट्रिक्स जान सकें जिनसे सवालों को कम समय में हल किया जा सकता है। ये सवाल ऐसा था, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और आपको पता है कि कैलकुलेटिव सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि आप फंसें और गलती करें। और सरकार को नहीं कहेंगे, लेकिन जो पेपर बना रहा है या एसएससी कोई भी विभाग हो, उसमें जगह ही इतनी कम होती है और बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको बहाना ही चाहिए होता है कि बच्चे कैसे छांटे। तो ऐसे कैलकुलेटिव सवाल 1 घंटे में क्योंकि इतने क्वेश्चन करने होते हैं, तो ऐसे कैलकुलेटिव सवाल देने का मकसद उनका केवल यही होता है कि बच्चे कम से कम सेलेक्ट हों, ताकि वैकेंसी आसानी से भरी जा सके, उन्हें मेहनत कम करनी पड़े। इसमें कैलकुलेशन बस इतनी थी, केवल दिमाग लगाना था कि पहले तो 4 का ऐसा कोई मल्टीपल लेंगे तो आप 28 सोचेंगे, लेकिन नहीं, 28 फिर ये नहीं बनेगा 8, उससे खर्च का जो रेशियो होगा और खर्च जो एक्चुअल आएगा उस पर ये रेशियो तब भी नहीं बैठेगा फिर।
तो आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जो पहले 8 से क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों चीज़ें। अब जो 224 है, 168 है, ये दोनों 8 से आराम से मल्टीप्लाई कट जाएंगे, दोनों चीज़ें, दोनों मल्टीपल है। ठीक, अब फिर 4 से, यानी कि 1/4 अगर उसका बचा रहा था, तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर 4 से कट रही है तो वो साथ ही साथ 4 का वो मल्टीपल भी होगा, गुणा भी होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, तो इसको डायरेक्ट 32 से गुणा के कर दिया, तो 224, 288, 384 आया, 168, 189, 315 है। तो सेम आय में से हमने क्या किया, खर्च माइनस कर दिया, हमारी बचत आ गई 56, 99 और 69। यही क्या था, इस सवाल का आंसर था। इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सिलेबस खत्म हो सके और जो रिवीजन क्लासेस हैं वो भी आपको मिल सके। ठीक, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत तेज़ी से आप लोगों को पढ़ाया जाए, जिससे क्लासेस जल्दी जल्दी खत्म हो सके। मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, ताकि सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर हो, मेरा भी कुछ नाम हो। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस सवाल को नोट कर लीजिए।